So, hello बच्चों, welcome to Alluring शिक्षा द्वार. Today we are going to discuss a new topic, principles of management. डिस्कस करने से पहले तो आपकी जो तैयारी है कैसी चल रही है? होप सो अच्छी चल रही होगी. नहीं चल रही है तो थोड़ा अपने आप को पुशअप करो, कवर करो. Try to cover maximum topics that you can cover from your syllabus. बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए. हम आपको एज पर योर सिलेबस, एज पर योर एग्जाम पैटर्न आपके लिए कंटेंट लाते रहेंगे और आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके सारी चीज सिखाने की कोशिश करेंगे. सो टुडे जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है principles of management. Yesterday or day before yesterday we had covered about the management, what is the importance of management, nature, scope of management, then what is the difference between coordination and control, is coordination is essence for management. Before उससे पहले हमने डिफरेंस देखे थे और उसकी एसेंस देखी थी. कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कैसे एसेंस होती है मैनेजमेंट में. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिड few MCQs related to our first chapter. देखो जो हमारी ये सीरीज चलने वाली है इसमें हर एक टॉपिक आपको कवर कराया जाएगा. टॉपिक कवर कराने के बाद में आपने क्या सीखा है उसको इवेल्युएट करने के लिए वी हैव MCQ. जो ईच एंड एवरी चैप्टर है उसके एंड में आपके लिए MCQ भी हम लेके आए हैं, सो दैट आपको ये पता चल जाए कि जो आपने लेक्चर लिया है उसमें से आपने कितनी चीज गेन की है, कितने अच्छे से आपने सुना है. तो बच्चों लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. तो चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर, कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो सबसे पहली जो चीज है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट मीन्स मैनेजिंग द पीपल, मैनेजिंग द थिंग्स. मैनेजमेंट मीन्स होता है थिंग्स. अगर सिंपली करना है तो मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस टू मैनेज द थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. दो तो चीज है, एक प्रोसेस है जिसमें हम एक किसी भी कार्य को, किसी भी काम को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर सके, वो हमारा मैनेजमेंट है. ठीक है. अब मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. वो क्यों प्रोसेस है? एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो करता है, एक स्टेप्स फॉलो करता है, एक वे फॉलो करता है. कौन कौन से? लाइक प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, डायरेक्टिंग करेगा, कंट्रोलिंग करेगा. ये तो 4 मेजर्स क्या है प्रोसेसेस हैं, जो स्टेप्स हैं, जो एक हर एक मैनेजमेंट में लिए जाते हैं. मैनेजमेंट की खासियत क्या है? मैनेजमेंट एक परवेसिव है. क्या है? परवेसिव है कि मतलब ये हर एक फील्ड में जरूरी है. चाहे आप घर में हो, चाहे आप क्लास में हो, चाहे आप किसी पब्लिक प्लेस में हो या किसी ऑफिस में हो, कहीं पे भी हो, आपके लिए मैनेजमेंट जरूरी है. तो इसलिए वो परवेसिव है, कंटिन्यूअस है. ये नहीं कि एक बार काम किया खत्म हो गया मैनेजमेंट. नहीं, हमेशा चलने वाला जो प्रोसेस है कंटिन्यूअस है. गोल ओरिएंटेड होता है. किसी भी एक पर्टिकुलर गोल के लिए हम रूल्स और एक स्टेप फॉलो करते हैं, सो दैट हम उस पर्टिकुलर गोल जो हमने टारगेट किया है, प्री डिटरमाइंड जो हमने गोल डिसाइड किया है, सोचा है, उसको हमने अचीव करना है. इट इज अचीव्ड थ्रू मैनेजमेंट. सो अब जो ये मैनेजमेंट है, ये मैनेजमेंट किस चीज पे बेस होता है? ये मैनेजमेंट बेस होता है प्रिंसिपल्स पे. किस पे बेस्ड होता है? प्रिंसिपल्स पे. तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सिद्धांत क्या होते हैं? उसूल क्या होते हैं? अगर आपकी जिंदगी में प्रिंसिपल्स नहीं है, उसूल नहीं है, सिद्धांत नहीं है, तो आपकी जिंदगी बेकार है. क्या है? बेकार है. फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग टुवर्ड्स योर प्रिंसिपल्स. एज सच, लाइक मैं एक इंसान हूं, अगर मेरे प्रिंसिपल्स अच्छे होंगे तो मेरा काम अच्छा होगा, लोग मेरी तारीफ करेंगे, लोग मुझे जानेंगे. क्यों? क्योंकि मैंने सेट ऑफ प्रिंसिपल कर रखे हैं लाइफ में. किसी से झूठ नहीं बोलना है, काम वक्त पे करना है. जब मैं काम वक्त पे करूंगा
तो मुझे जो चीज़ मैं डिसाइड करूंगा मैं उसे अचीव करने की कोशिश करूंगा। जब मैं उसे अचीव कर लूंगा तो मुझे थोड़ी बहुत आ, अंदर से फीलिंग ये भी आएगी कि आई हैव डन दिस पर्टिकुलर थिंग, आई हैव अचीव दिस पर्टिकुलर थिंग। अचीवमेंट बढ़ती बढ़ती जाएंगी। अगर आपके पास में कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, तो चीजें होती हैं बट पता नहीं कब होती हैं, राइट? चाहे आप इंसान को ले लो, चाहे आप चीजों को ले लो, अगर आप प्रिंसिपल्स वे में एक सिस्टमेटिक वे में काम करोगे, ढंग से काम करोगे, तो आप उस चीज को अचीव कर लोगे। तो जो मैनेजमेंट होता है वो मैनेजमेंट पूरा बेस किस पे होता है? प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होता है, बिकॉज प्रिंसिपल्स हेल्प फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ मैनेजमेंट, फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं बेटा? अब प्रिंसिपल्स की बात कर लेते हैं। ये होते हैं बेटा सेट ऑफ रूल्स, और जो एप्लीकेबल होता है, जनरली एप्लीकेबल होता है हर जगह, हम उस चीज को एप्लीकेबल कर सकते हैं। ये नहीं कि मेरे ही अकेले के ऊपर अप्लाई हो, नहीं, वो जनरली एक्सेप्टेबल होता है। प्रिंसिपल्स वही होते हैं जो जनरली एक्सेप्टेबल होते हैं, कि मतलब आप उसे हर किसी पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम जनरलाइजेशन। प्रिंसिपल्स की एक जो फीचर होता है वो क्या होता है? जनरलाइजेशन। इनकी फीलिंग फीचर होता है कि ये जनरलाइज कंसेप्ट होता है, इन्हें आप हर एक पे अप्लाई कर सकते हैं, राइट? इतना समझ में आ गया? ओके, सो तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं कि फंडामेंटल रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती हैं, दैट गाइड्स द मैनेजमेंट प्रोसेस, दैट गाइड्स द मैनेजमेंट प्रोसेस। किसको प्रोसेस? मैनेजमेंट प्रोसेस को गाइड करते हैं। तो अब जैसे जैसे हम मैनेजमेंट में पढ़ते जाएंगे तो मैनेजमेंट में प्रिंसिपल्स हैं, आपने ये चीज है जो इसमें मेन टू प्रिंसिपल्स गिवन बाय प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बेसिकली दो लोगों ने दिए हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसे हम पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द पॉपुलराइज्ड है, फेमस है, जिन्हें आप 12th क्लास में जो आपके सिलेबस में है वो दो है, हेनरी फ्योल्स और टेलर, राइट? दो प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, दीज आर दी फंडामेंटल गाइडलाइंस होती हैं जिसके थ्रू में हमारा जो मैनेजमेंट प्रोसेस है वो काम करता है। दे आर द बेसिक ट्रूथ और लॉज दैट गवर्न द मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या करते हैं? मैनेजमेंट प्रोसेस को गवर्न करते हैं, मैनेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। दीज प्रिंसिपल्स सर्व्स एज अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। क्या प्रोवाइड कराते हैं? अ फ्रेमवर्क फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग। लाइक किसी भी मैनेजर को डिसीजन लेना है, तो मैनेजर को डिसीजन लेना है किसी भी पर्टिकुलर काम को लेके, तो he or she has to follow the set of instructions, set of rules or set of basic fundamental guidelines for taking the decision. So it helps in framing framework of decision making, framing a decision or the actions. ठीक है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यही आपको चीज, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट आर द नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट? ये है यूनिवर्सल होते हैं, फ्लेक्सिबल भी होते हैं, जनरलाइज होते हैं और डायनामिक होते हैं। मींस डायनामिक मींस चेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब रिजिडिटी नहीं होती है, रिजिडिटी नहीं होती है। सो देयर इज अ कंसेप्ट, देयर इज अ कंसेप्ट लाइक, हम जैसे कि आगे हम इस चीज को पढ़ेंगे भी कि भाई व्हाट आर द नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, उनका नेचर क्या होता है। लाइक इन आवर नेक्स्ट स्लाइड माइट बी हैविंग these are the principles of management and these are the natures of management। ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जर्नल गाइडलाइंस होती है, बिहेवियरल इन नेचर होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, फॉर्मेशन एंड डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। डिपेंड ऑन सिचुएशन मींस डायनामिक, डिपेंड ऑन सिचुएशन मींस कि भाई सिचुएशन के हिसाब से ये चेंज होते हैं, सो दैट द सिचुएशन कैन बी हैंडल आउट, राइट? दीज आर द सम बेसिक nature of management principles।
अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट डू यू मीन बाय जर्नल मैनेजमेंट? जर्नल मैनेजमेंट, तो जर्नल मैनेजमेंट क्या होता है और सिंपल मैनेजमेंट, जैसे कि आप अभी पढ़ते आ रहे हो, सिंपल मैनेजमेंट इज अ बेसिक मैनेजमेंट अ प्रोसेस, तो जर्नल मैनेजमेंट इज बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो जो जर्नल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है, इट वाज गिवन बाय हेनरी फ्योल एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ये आप याद कर लेना कि जो हेनरी फ्योल है वो क्या है, फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। तो हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे। 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने दिए थे जनरल मैनेजमेंट के लिए, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड गिव 5 एलिमेंट्स। मतलब मैनेजमेंट प्रोसेस कौन कौन से बेटा, ये ध्यान रखना, मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पॉस डीसी, आप इसको निमोनिक से याद कर सकते हो, पॉस डीसी। क्या निमोनिक हो सकता है इसका? इसका निमोनिक हो सकता है पॉस डीसी फॉर मैनेजमेंट प्रोसेस। ही गिव दिस प्रोसेसेस, दैट्स व्हाई ही इज नोन एज फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑलराइट, सो अब हम इसके प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग द प्रिंसिपल्स आई जस्ट वांट टू नो कि भाई जो आपका बिजनेस स्टडीज का पार्ट है, फिलहाल में वो कितने नंबर का आने वाला है? 15 मार्क्स पहले, राइट, 15 मार्क्स का आने वाला है। तो उसके जो मेजर जो पोर्शंस है, ये इनिशियल के चैप्टर्स हैं, लाइक आपका नेचर, स्कोप, मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन अंदर से बना के देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर पूछ ले कि कहाँ एप्लीकेबल है कहाँ नहीं है, प्रोसेस पूछ ले तो कौन सा प्रोसेस है जो पर्टिकुलर काम के लिए होता है। जैसे सबसे पहला प्रोसेस प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग में आप क्या होता है, अलोकेट करते हैं, ठीक है, अरेंज करते हैं चीजों को। डायरेक्टिंग में मोटिवेट करते हैं, लीड में वही मोटिवेशन करते हैं और इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि लोगों को चेक करते हैं प्री डिटरमाइंड एक्शन से, और जो उसके एक्चुअल एक्शन है, अगर कोई एरर आती है या फिर डिफरेंस आता है उसको सही करना बाय टेकिंग प्रिवेंटिव चेक्स और करेक्टिव मेजर्स। तो इस तरह से आपका क्या है कि क्वेश्चंस बनने वाले हैं, राइट। तो इन चीजों को याद रखना है। ऐसे ही आपको जो क्वेश्चंस बनेंगे वो किस पे बनेंगे? हेनरी फ्योल्स पे, कि आपको हेनरी फ्योल के सारे प्रिंसिपल याद रखने हैं, सारे के सारे। अब यहां से हम कोशिश करेंगे कोई निमोनिक बन जाए याद करने के लिए, नहीं बनता है तो बनाने की कोशिश करना। हम यहाँ पे देखेंगे, ट्राई करेंगे कोई निमोनिक अच्छे से बन जाए, राइट। तो जो पहला हमारा प्रिंसिपल है हेनरी फ्योल का, वो क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड। क्या है बेटा? यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या होता है कि जैसे कि यूनिटी ऑफ कमांड, आपको कहीं से निर्देश दिया जा रहा है, आपको कहीं से ऑर्डर दिया जा रहा है, देयर शुड बी अ यूनिटी, देयर शुड बी अ यूनिटी, राइट। लाइक यूनिटी ऑफ कमांड में ईच एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर्स फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, ओनली वन सुपीरियर। ये नहीं है कि वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा कि किसकी बात माने, किसकी का माने। अगर एक इंसान को आपको अच्छे से वर्क कराना है तो उसके लिए पर्टिकुलरली आपका एक ही इंस्ट्रक्शन देने वाला हो, एक पर्टिकुलर काम हो जिसमें उसकी वो जिसमें स्किल्ड हो, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक एम्प्लॉय को एक ही सुपरवाइजर या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए, ऑर्डर मिलने चाहिए, राइट। और उसके पहले देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है यूनिटी ऑफ कमांड का इन मिलिट्री। मिलिट्री में होता है ना, मिलिट्री में क्या होता है, मिलिट्री में जो आपके जेसीओस वगैरह होते हैं या फिर एक कमांडिंग ऑफिसर होता है, एक उस कमांडिंग ऑफिसर के अंडर सारे जो सोल्जर्स हैं दे एक्ट दे परफॉर्म एक्शंस, राइट। तो आप देखो कितना डिसिप्लिन होता है मिलिट्री में, राइट। तो यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है
कि आपको एक ही सुपरवाइजर या एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिलने चाहिए, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो कि किसका काम करें। अगर एक से ही मिलेंगे तो आपको पता है कि कमांड इधर से मिल रही है और ये एक्शन के लिए मिली है या फिर ये पर्टिकुलर काम करने के लिए मिली है, तो आप उस काम को अच्छे से कर दो, राइट। दूसरा आपके पास में क्या है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स कि मतलब ये होता है कि आपको क्या है कि आपको एक पर्टिकुलर गोल दिया गया है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजेशनल गोल, राइट। ऑर्गेनाइजेशनल गोल दिया गया है और उस ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ ही भागना है आपको। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी लोग हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, राइट, उनको क्या करना है कि दे हैव टू परफॉर्म एक्शंस फॉर अचीवमेंट फॉर पर्टिकुलरली वन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। किसको? ऑर्गेनाइजेशनल गोल को। ये नहीं है कि कोई पर्सनल गोल के लिए भाग रहा है, कोई सोशल गोल के लिए भाग रहा है, नहीं, ये नहीं करना है। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल, इसको क्या करना है, गोल इसको फुलफिल करना है, इसको फुलफिल करना है, अकम्प्लिश करना है। ये आपका यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि आपको जो काम करना है वो कहां से करना है, वो आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को लेके काम करना है। ऑर्डर मीन्स क्या होता है बेटा, जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है, कुछ भी होती है, राइट, अगर उसमें जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं, वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, किसमें नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, तो उसमें उस चीज को आप इधर से उधर करने में, अरेंज करने में क्या है कि आपका टाइम जाएगा, टाइम खर्च होगा, तो मीन्स वेस्ट होगा। तो देयर माइट बी अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज आल्सो व्हेन द रिसोर्सेज आर इन अ पर्टिकुलर अरेंज्ड फॉर्म इन एन ऑर्डर। तो आप क्या है कि काम को अच्छे से कर सकते हैं, काम को अच्छे से कर सकते हैं। हेल्प करती हैं कि जो चीजें ऑर्डरली होती हैं, मेंटेन होती हैं, वो चीजें क्या होती हैं, the proper arrangement of such resources and activities increase और enhance the efficiency। यहाँ पे order means क्या होता है बेटा, arrangement of resources, arrangement of resources, ठीक है। डिसिप्लिन क्या होता है, हमारा जो फोर्थ वन जो हेनरी फॉल प्रिंसिपल है, वो क्या है, डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है, डिसिप्लिन मीन्स होता है कि आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट, ओबीडियंस रहना है, एंड adherence to organizational rules that are necessary for efficient functioning, right। तो क्या है कि आपको एक प्रॉपर उसमें ओबीडियंट रहना है, क्या रहना, ओबीडियंट रहना है, ओबीडियंट टू योर सुपरवाइजर्स, ओबीडियंट टू योर जिससे आप जिसके ऑर्डिनेट हैं आप, जिसके आप सब ऑर्डिनेट हैं, राइट, जिसका आप अंडर में काम कर रहे हैं, उसको आपके लिए डिसिप्लिन रहना या ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिसिप्लिन रहना, सो दैट कि आप जो काम करो वो आप उसको अच्छे से कर सको और इफिशिएंटली फंक्शनिंग में आप एक योगदान दे सको। ये होता है डिसिप्लिन। मींस एम्प्लॉयज हैज टू बी डिसिप्लिन्ड एज पर द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। he or she should be obedient and respectful and adherent to the organizational rule. Then there should be an specialization and division of labor। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इफिशिएंसी बढ़ानी है, तो एम्प्लॉयज को क्या है कि उनके स्किल्स के हिसाब से उनको काम बांट दें। अगर उसकी स्किल्स हैं, लाइक कंप्यूटर में सॉफ्ट स्किल्स है उसकी, तो उसके लिए कंप्यूटर का काम दो, लाइक अगर किसी में अनस्किल्ड है उसके लिए अनस्किल्ड वर्क दो। किसी को फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अच्छी नॉलेज साउंड है तो उसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम दो, फाइनेंशियल का काम दो, राइट। तो मीन्स क्या है कि जो जैसा एम्प्लॉयज आपके पास में है उनको आप उनकी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उनके लिए वर्क को डिवाइड कर सकते हो। देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ labor, because division of work, specialization task
responsibilities to increase efficiency. So it helps in increasing the efficiency. Then we have remuneration to staff. अगर कोई अच्छा काम करता है there should be a award remuneration for the staff, because remuneration for the staff enhances the motivation to work more honestly towards the organizational goal. कि वो अगर उसे कुछ भी रेम्यूनरेशन के या गिफ्ट रिवॉर्ड मिलता है तो वो अच्छे से और काम करेगा, अपनी इफिशिएंसी को और बढ़ाने की कोशिश करेगा, और जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है, जो भी बिजनेस का प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सके और गोल को अचीव कर सके ऑन टाइम इफेक्टिवली. Then there should be a initiative. What do you mean by initiative? And there should be a centralization. इनिशिएटिव मीन्स क्या होता है कि बेटा जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज हैं, राइट, अगर उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो क्या है, इनोवेटिव है, क्रिएटिविटी है, और क्रिएटिव है. If the people are in the if the people or the employees are creative, the management should encourage of creativity and innovation among the employees. जैसे कि employees in a tech up startup are encouraged to propose new ideas and improve the product or processes. तो क्या है कि जो भी आपके अंदर में employees काम कर रहे हैं, if they are having some kind of skills, नहीं भी है तो आप ऐसी चीजें डेवलप करो, क्रिएटिविटी उसमें डेवलप करो, so that they can propose new ideas for the improvement of the product or enhancement in the productivity. तो आपको इसका भी आपको बढ़ावा देना है. मतलब ये प्रिंसिपल्स है, इन प्रिंसिपल्स को आप फॉलो करना है. इनिशिएटिव होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. क्या होना चाहिए? सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है बेटा? सेंट्रलाइजेशन मीन्स होता है जो आपके डिग्री है, द डिग्री टू विच द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज कंसर्न्ड एट द टॉप, मीन्स जो आपके डिसीजंस हैं दे आर डिसाइडेड बाय द सेंट्रल पावर. The central power is known as top management. कि आपके जो डिसीजन है वो एक टॉप मैनेजमेंट करे, ना कि ये मिडिल या लोअर हर कोई डिसीजन ले रहा है. नहीं, there should be only a single authority who can take the decisions. There should be a centralization. Then there should be a scalar chain line of authority. Scalar chain line of authority means बेटा क्या होता है कि जो आपका कम्युनिकेशन है वो इस तरह से होना चाहिए. मीन्स जैसे कि मैं यहाँ पर डिवाइड कर दूं, ये लो लेवल है, ये मिडिल है, ये टॉप है, तो लो मिडिल से कहेगा, मिडिल टॉप से कहेगा. अगर टॉप को कुछ बात कहनी है, टॉप मिडिल से कहेगा, मिडिल लोअर से कहेगा. इस तरह से ये क्या है बेटा? स्केलर चेन. क्या है ये? स्केलर चेन. स्केलर चेन मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिकेटिंग द आइडियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन. इट शुड फॉलो अ पाथ अकॉर्डिंग टू द लेवल. This is known as scalar chain. A clear line of authority should be exist from top to bottom from the organization. There should be an corporate hierarchy, communication flow from executive to middle manager to front line employees. ठीक है, इतना समझ में आ गया. अब बात आती है इक्विटी की. इक्विटी मीन्स क्या होता है? तो हैव इक्वल fairness and impartiality dealing with the employees to maintain positive work. यहाँ पे क्या होना चाहिए? फेयरनेस होना चाहिए बेटा. यहाँ पे क्या होना चाहिए? फेयरनेस होना चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर मीन्स स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. दीज आर दी 14 प्रिंसिपल्स. 2 कहाँ रह गए? तो भूल गया मैं लगाना है. चलो रुको. तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सनल मीन्स क्या होता है? एम्प्लॉय शुड हैव जॉब सिक्योरिटी टू बिल्ड देयर स्किल्स एंड कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली. मतलब उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हमारी जॉब आज है कल नहीं है, मतलब उनको डर नहीं होना चाहिए. तो आप ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए कि उनमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए कि देयर विल बी स्टेबिलिटी इन देयर टेन्योर, कि आपको कोई जल्दी से हटा नहीं पाएगा. अगर जब ये स्टेबिलिटी होगी तो क्या होगा? लोग अच्छे से काम करेंगे और वो अपने मन से काम करेंगे. अगर उनके पास में स्टेबिलिटी नहीं होगी तो हमेशा क्या रहेगा? डर रहेगा. डर की वजह से तो वो जितना वो इनहांस्ड
और जितना वो प्रोडक्टिव बना सकते हैं किसी भी चीज को उतना नहीं बना पाते। देन स्पिरिट द कॉप द मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पिरिट द कॉप मीन्स टीम, promotion of team spirit and unity among the employees, right? Then there should be there might be one thing, authority and responsibility। एक ये है authority and responsibility, ये 13 मान लो, ये 13 तो नहीं, 2 में हो गई, और 14th responsibility, और कौन सा रह गया इसमें, कौन कौन से हो गए ये, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, हाँ ये रह गया। एक हो गया है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन, इंडिविजुअल इंटरेस्ट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट। सबऑर्डिनेशन मीन्स क्या होता है बेटा, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 13 या 14 ये है, ऐसे पूरे 14 है ये, ठीक है। इंडिविजुअल इंटरेस्ट और सबऑर्डिनेशन, ये सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इट मीन्स ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट टेक प्रेसिडेंस ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू इंश्योर हार्मनी। मीन्स कि जो टीम इन अ टीम प्रोजेक्ट मेंबर्स प्रायोरिटाइज द प्रोजेक्ट सक्सेस ओवर द पर्सनल गोल्स कंट्रीब्यूटिंग द कोहेसिव टीम एफर्ट। इट मीन्स जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उसको सबऑर्डिनेट करना चाहिए क्या, ऑर्गेनाइजेशनल गोल की, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो आपका प्रायोरिटी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, प्रायोरिटी होना चाहिए। इट मीन्स आप अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नहीं देखो, आप ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को देखो, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को देखो, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ये प्रिंसिपल ये कहता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको काम दिया गया है देयर शुड बी एन अथॉरिटी फॉर दैट एंड he or she should be responsible for that particular thing, for the accomplishing that particular goal। ठीक है बेटा, ये आपके 14th प्रिंसिपल है। अब यहां से आप निमोनिक बना सकते हैं, अगर आपसे बनता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देख कमांड का सी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन CDOD, डिवीजन ऑफ लेबर, रेम्यूनरेशन इनिशिएटिव। देख लीजिए इसमें से कौन सा आपसे बनता है। आगे हम चलते हैं थोड़ा सा, क्योंकि सिलेबस ये टॉपिक ज्यादा है और ये हमें कवर करना है इसी में ही। ओके हाँ बेटा, यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स हैं, हेनरीज फ्योल प्रिंसिपल, वाओ। तो ये आपका पास में है, इसमें सब चीज आपको डिफाइन कर रखी है, शॉर्ट एंड स्वीट, यू कैन गो थ्रू दैट। आपके लिए नोट्स हम प्रोवाइड करा ही रहे हैं, डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम दी एप्लीकेशन, राइट। तो जो हमारी एप्लीकेशन है उसमें ये PDF आपके लिए अपलोड है, बहुत ही प्यारे नोट्स बनाए हैं आपके लिए। इसमें छोटी सी डेफिनेशन है और फिर उसके बाद में फॉर योर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देयर इज एन एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बाय योर ओन। अगर आप उसको रीड भी करते हो तो भी आपको समझ में आ जाए, इट मीन्स आपको किसी की समझाने की जरूरत ना पड़े। इस तरीके से आपके पास में नोट्स हैं, राइट। तो आप देख सकते हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू इंक्रीज द एफिशिएंसी। तो डिवीजन ऑफ लेबर होता है, डिवीजन ऑफ लेबर का काम यही होता है। अगर आप डिवीजन ऑफ लेबर करोगे या डिवीजन ऑफ वर्क करोगे तो ये आपका क्या करेगा, इन्हांसमेंट करेगा स्पेशलाइजेशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज which can increase the efficiency automatically। लाइक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखा है, इन एन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट असेंबली लाइन वर्कर्स मीन्स जो बिल्कुल वर्कफोर्स में होते हैं, वर्कर्स स्पेशलाइजेशन इन असेंबलिंग स्पेसिफिक कंपोनेंट लाइक इंजन चेसिस लीडिंग टू इंक्रीज इन द प्रोडक्टिविटी। भाई जो इंजन बनाने में माहिर है उसको इंजन बना दिया जाएगा, और जिसको चेसिस बनाने में माहिर, इंजन या फिर बॉडी, राइट, बॉडी बनाने में, या फिर उसके चिपसेट, इंडक्टर्स या चिपसेट IC बनाने में। अब जो लोग जिस में स्पेशलाइजेशन होगा उनके हिसाब से उनके लिए वर्क को
डिवाइड कर दिया जाएगा। है ना अच्छे नोट्स? नहीं है तो हाँ भी कर दो यार। अगर हाँ नहीं है, आपको अच्छे नोट्स नहीं लग रहे हैं तो हमारे लिए हाँ कर दो। राइट, यस। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में डिसिप्लिन है, ओबीडियंस, यूनिटी ऑफ कमांड। मींस एक तरीके से आपको कमांड मिलनी चाहिए। मींस जो आपका एम्प्लॉय है शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू अवॉइड कंफ्यूजन। देन सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट, ये देखो बेटा, सबऑर्डिनेशन इंटरेस्ट मींस जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट टेक प्रेसिडेंस, मतलब ओवर इंडिविजुअल, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए अमंग द इंडिविजुअल इफ यू कंपेयर विद द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू इंश्योर हार्मनी। क्या, ताकि अगर जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट होगा तो हमारा, जैसे कि मैं अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से काम करूंगा, कोई दूसरा अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से काम करेगा, तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, देयर लोगों में मतभेद होंगे, डिफरेंसेस होंगे। राइट, अगर मतभेद नहीं करना, हार्मनी बनानी है, तो आपको क्या करना है कि आपको एक ऑर्गेनाइजेशनल गोल को आपके जस्ट ऊपर रखना है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट से ज्यादा ऊपर रखना है। अगर जब उसको रखोगे, क्योंकि वो एक कॉमन गोल है, तो उसके ही लिए आप काम करोगे, तो हार्मनी मेंटेन हो जाएगी, यूनिटी मेंटेन हो जाएगी। राइट, रेम्यूनरेशन, ये देखो बेटा स्केलर चेन। हाँ, एक और चीज इसमें ये है, गैंग प्लैंक, इसका क्वेश्चन ये मैंने आपका रह लिया है। अगर जैसे कि कोई भी लेवल पे है, ये लो लेवल है और ये भी इधर भी लो लेवल है, लो लेवल डायरेक्ट बात करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, गैंग प्लंक। गैंग प्लंक क्या कहते हैं बेटा, गैंग प्लंक। अगर यहां पे एक प्रॉपर ऑर्डर जा रहा है, देखो यहां पे ये ऑर्डर है, यहां पे देखो, यहां से यहां चला गया, यहां से यहां चला गया, फिर यहां से यहां चला गया, फिर यहां से यहां चला गया, और यहां से यहां, मींस डी से सी, सी से बी, बी से ए से ई, एफ ये बेटा क्या है, ये है स्केलर चेन। क्या है, स्केलर चेन। ये क्या है, एक स्केलर चेन, मींस एक पर्टिकुलर हिरार्की को फॉलो कर रहा है। लाइक यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पर्टिकुलर हिरार्की को फॉलो नहीं कर रहा है, यहाँ पे डायरेक्ट क्या है कि इसको आपने तोड़ दिया, इस जो हिरार्की को आपने तोड़ दिया, आपने डायरेक्ट डी ने सी से जी से कांटेक्ट किया। जहां डी ने जी से कांटेक्ट किया, इसको हम क्या कह देते हैं, गैंग प्लैंक। इफ डी इज, अगर डी को जी से बात करनी है, डी को जी से बात करनी है, डी सी से कहेगा, सी बी से कहेगा, ये ए से कहेगा, फिर ए ई से कहेगा, एफ जी से कहेगा, ये इस तरह का पूरा प्रोसेस फॉलो होगा अगर हम स्केलर चेन को फॉलो करते हैं। अगर डी सीधा जी से बात कर लेता है तो इसको हम क्या कहेंगे, गैंग प्लंक। अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो, जो येलो लाइन है वो गैंग प्लंक शो कर रही है, ब्लू लाइन है वो स्केलर चेन। राइट बेटा, आगे स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑर्डर, इक्विटी ऑर्डर मींस कि आपको देयर शुड बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मतलब जो ये वेयर हाउस है उसमें इन्वेंट्री सबसे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो बेस्ड ऑन दी कैटेगरीज एंड रिड्यूसिंग द ऑपरेशनल डिले, इस तरह से। ओके, बात आती है अब साइंटिफिक मैनेजमेंट की। हेनरी फ्योल्स के मैनेजमेंट सारे खत्म हो गए। कितने, 14 प्रिंसिपल्स हैं। कितने प्रिंसिपल्स है बेटा, 14 प्रिंसिपल्स हैं। किसके, हेनरी फ्योल के। हेनरी फ्योल के। हेनरी फ्योल के बाद में आती है हेनरी फ्योल के बाद में आता है टेलर वाले प्रिंसिपल्स। किसके प्रिंसिपल्स आते हैं, टेलर वाले प्रिंसिपल्स। टेलर ने अपने प्रिंसिपल्स दिए थे, साइंटिफिक प्रिंसिपल दिए थे। मतलब ये तो सब चीजें जो फ्योल ने दी थे 14 प्रिंसिपल, दे वर द बेस्ड ऑन द पर्सनल ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक, लो जो टेलर था उन्होंने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उनका साइंटिफिक था, मतलब दे आर बेस्ड ऑन दी साइंटिफिक scientific way, or we can say that scientific methods। किस पे साइंटिफिक मेथड्स पे थे इनके जो भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट थे। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम जब फ्योल मतलब जो टेलर का प्रिंसिपल्स है उसे पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं जो साइंटिफिक जो किसके थे, फ्योल्स के थे। फ्योल्स के 5 फंक्शन थे मैनेजमेंट के, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट।
पहला क्या था? प्लानिंग करना, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग करना, तीसरा कमांडिंग करना, चौथा कोऑर्डिनेट करना और पांचवा कंट्रोलिंग करना, जिसे हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रोसेस। क्या कहते हैं बेटा? मैनेजमेंट प्रोसेस। जो अभी हमने जब शुरू हम जो चीज आपको डिस्कस कर रहे थे, मैनेजमेंट प्रोसेस, यही मैनेजमेंट प्रोसेस है, यही 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। इसीलिए क्या है कि जो हेनरी फ्योल है उसको क्या कहते हैं बेटा? हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल को क्या कहते हैं बेटा? फादर। क्या कहते हैं? फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। फादर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस क्यों लिखिएगा इसलिए, ठीक है? ये मत देखना कुछ और चीज है, ये बिल्कुल क्या है, दे रहा थी 5 फंक्शंस ऑफ फ्योल। ठीक है, ये हमारा खत्म होता है फ्योल्स के प्रिंसिपल, काफी डिटेल थे। अब हमारे स्टार्ट होते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के। तो बेसिकली जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है, साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल्सो नोन एज टेलरिज्म, बिकॉज जो टेलर के प्रिंसिपल्स थे, जो टेलर्स के प्रिंसिपल्स थे, जितने भी साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो सारे किस पे बेस्ड हैं? टेलर पे। किस पे है? FW टेलर। किस पे है? FW टेलर। और साइंटिफिक मैनेजमेंट को इसीलिए क्या कहते हैं हम? टेलरिज्म। क्या कहते हैं बेटा? टेलरिज्म। ओके, सो इसने क्या कहा था? इन्होंने ये फोकस किया था, देयर शुड बी अ साइंटिफिक मेथड्स, देयर शुड बी अ साइंटिफिक मेथड्स टू इंप्रूव द इफिशिएंसी। आपके पास में साइंटिफिक मेथड्स होने चाहिए। अगर आपके पास में साइंटिफिक मेथड्स है तो आप इजीली क्या कर सकते हो? इफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हो। जैसे कि साइंटिफिक मेथड्स का मतलब कि आपको ट्रेडिशनल वे नहीं करने, आपको ट्रेडिशनली जो लोग करते आ रहे हैं वो नहीं करना, आपको क्या है? मॉडर्नाइजेशन अडेप्ट करना है, इनोवेशन अडेप्ट करने हैं, साइंस अडेप्ट करनी है, और उसके थ्रू में आपको क्या करना है? काम करना है। जाहिर सी बात है, लाइक जैसे कि हम पहले बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में जब हम प्लग करते थे, खेती करते थे, हम प्लग को यूज करते थे, मतलब बैल वगैरह को। राइट नाउ टुडे वी आर नॉट यूजिंग सम काइंड ऑफ एनिमल्स फॉर दैट प्लगिंग, वी आर यूजिंग ट्रैक्टर्स। और ट्रैक्टर्स में मतलब अब और ऐसी मशीन है कि आपको ट्रैक्टर्स के साथ में ऐसी सोइंग मशीन है, मतलब वो साथ में एक साथ काम कर देती है, इतना मेहनत नहीं लगता और इतनी टाइम नहीं लगती। तो ये क्या है कि हमने क्या करा? साइंस को फॉलो किया है। साइंस को फॉलो करने के बाद में तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी क्या है? बड़ी है। अब हम ट्रेडिशनल यूज नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मॉडर्न मेथड्स और टेक्निक्स यूज कर रहे हैं। तो इसका मानना यह था कि अगर मैनेजमेंट आपको करना है तो आपको क्या करना है कि जो साइंटिफिक मेथड्स है उनको फॉलो करो। और क्योंकि मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि प्रोसेस, मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि चीजों को इफिशिएंटली करना है और इफेक्टिव करना, मतलब टाइम पे करना है और कम पैसे में करना है। तो इनका यही मानना था कि अगर आपको ऐसा ही काम करना है, तो मैनेज करना है, तो यू हैव टू फोकस ऑन द साइंटिफिक मेथड्स एंड द टेक्निक्स। आपको किस पे फोकस करना है? साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स टू इंप्रूव द इफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। तो उन्होंने कुछ टेक्निक्स बताई थी कि भाई ये टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स के आप अकॉर्डिंग टू दैट टेक्निक्स यू कैन इंप्रूव द इफिशिएंसी एंड द प्रोडक्टिविटी। तो सबसे पहली टेक्निक जो थी उन्होंने ये कहा था कि यू शुड वर्क ऑन टाइम एंड मोशन। टाइम एंड मोशन, टाइम एंड मोशन मीन्स क्या होता है कि टाइम एंड मोशन मतलब क्या होता है कि जो आप काम कर रहे हैं, एनालिसिसिंग द टास्क टू डिटरमाइन द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ परफॉर्मिंग दैम। मीन्स उस काम को करने के लिए आपको, जैसे कोई आप एक पर्टिकुलर काम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए आपको बेस्ट वे देखना है। वो कौन सा बेस्ट वे? जिसमें आपको सबसे कम समय लगता हो और सबसे जल्दी काम हो जाता हो, विदाउट यूजिंग द रिसोर्सेज, विदाउट वेस्टिंग द रिसोर्सेज, मतलब मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हो और काम टाइम पे हो जाए। तो ये क्या है कि टाइम एंड मोशन स्टडी। उन्होंने ये कहा था एक टेक्निक ये है कि आप टाइम स्टडी करें, कितने टाइम उसको काम करने में लग रहा है, मोशन को स्टडी करें मीन्स कितना वक्त लग रहा है। टाइम एंड स्टडी, मोशन दोनों चीजें वही सेम है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हेनरी फ्योल्स असेंबली लाइन कि बाय ब्रेकिंग डाउन द टास्क इनटू स्मॉलर एंड स्टैंडर्डाइज्ड स्टेप, फोर्ड ऑप्टिमाइज, देखो हेनरी फोर्ड ने ऑप्टिमाइज किया था कि प्रोडक्शन ऑफ मॉडल टी ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम एंड कॉस्ट।
मीन्स क्या कहा था कि जैसे कि कोई पर्टिकुलर काम कर रहे, बड़ा काम है, उसमें छोटे छोटे, उस बड़े काम को छोटे छोटे उसमें हिस्से में डिवाइड कर लो और उसके हिस्सों को आप क्या करो, डिवाइड कर दो। डिवीजन ऑफ वर्क, जो किसने कहा था, वो टेलर फ्योर ने भी कहा था, डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या कर रहा है टाइम इन स्टडी मोशन में, कि आप उसके जो काम है उसमें कितना वक्त लग रहा है उसको आप नोट करो और उसको रिड्यूस करने की कोशिश करो। उसके लिए मेथड ढूंढो कि किससे रिड्यूस हो सकता है, और वो रिड्यूस कैसे हो सकता है, जब स्पेशलाइजेशन होगी। स्पेशलाइजेशन कब होगी, जब डिवीजन ऑफ लेबर होगा। सिंपल। तो ये बात टेलर ने भी कही थी, अब फ्योल भी कह रहे हैं। अब बात आती है दूसरी टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स क्या होता है कि बेटा जो क्या है आपके पास में प्रोसीजर्स हैं, मेथड्स हैं, जो आपके पास में प्रोसीजर्स है, मेथड्स है किसी भी काम करने को, उसको क्या करना है, स्टैंडर्डाइज करना, मीन्स इंप्रूव करना है। जब हम इंप्रूव करेंगे उसको तो हमारा जाहिर सी बात है कि इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, इफेक्टिवनेस बढ़ेगा और एफिशिएंसी भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी। क्यों? क्योंकि हम जितना बेहतर स्टैंडर्ड्स का मेथड यूज करेंगे, स्टैंडर्डाइज मेथड, बेहतर से बेहतर मेथड यूज करेंगे, उतना ही बेहतर हमारा काम होगा और वो टाइम से होगा। फिर उसने कहा है यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है, ठीक है। मैकडोनाल्ड किचन ऑपरेशन, एवरी मैकडोनाल्ड फॉलोड स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉर फूड प्रिपरेशन इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एफिशिएंसी अक्रॉस द लोकेशन। तो ये क्या है, स्टैंडर्डाइज मेंशन कर रहे हैं, मीन एक प्रॉपर आपको क्या है कि मेथड फॉलो करना है, उस मेथड से, ताकि देयर शुड बी एन यूनिफॉर्म प्रोसीजर्स एंड मेथड फॉर परफॉर्मिंग द टास्क। क्या है कि आपको वहां पे एक चीज स्टैंडर्डाइज आपने फिक्स कर ली है, उसी यूनिफॉर्म मेथड से आपको काम करना है और वो हर जगह एक जैसा ही मिलना चाहिए। देन देयर शुड बी अ डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या है, एक स्टडी, एक टेक्निक ये है, वही सेम टाइम एंड मोशन वाली। देन देयर शुड बी एन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर आपको काम करना है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो आपको एक मेथड और फॉलो करना पड़ेगा। एक मेथड में साइंटिफिक मेथड ये है कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स कराए जाए, सो दैट दे कैन एक्वायर दैट पर्टिकुलर स्किल दैट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट, रिक्वायर्ड एज पर द सिनेरियो, एज पर द एनवायरनमेंट, राइट। जैसे कि आज एआई टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो अगर किसी भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट अपना देना है, प्रोडक्टिव बनाना है, तो उसके लिए even though there are the organization which have started the training and development program for awareness among the employees for AI, the use of AI, there are the lots of courses that are prevailing in the current market, which are providing knowledge, or which are providing the awareness, which are providing the diplomas and degrees, might be certificates regarding these. There are the seminars, symposiums conducted by the organizations. क्यों? क्योंकि बस उस चीज से अवेयर करना है, राइट। तो ये है ट्रेनिंग वर्कर्स टू परफॉर्म टास्क एफिशिएंटली एंड इज क्रूशियल फॉर द साइंटिफिक मैनेजमेंट। देयर शुड बी अ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या होता है कि मतलब ये सिस्टम वो करता है जो रिवॉर्ड करता है वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्टिविटी एंड इंसेंटिवाइजिंग हायर परफॉर्मेंस। मींस कि जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, जैसे आप काम करोगे उसी हिसाब से आपके लिए रिवॉर्ड मिलेंगे। अब ये एक बेस्ट वे होता है, क्या होता है, बेस्ट वे होता है, जिसकी ज्यादा लगेगा कि मुझे ज्यादा काम करना है, मुझे ज्यादा रिवॉर्ड लेना है, तो वो ज्यादा काम कब पर कर पाएगा, जब ज्यादा काम तब कर पाएगा जब वो अपनी प्रोडक्टिविटी को एफिशिएंसी को आप बढ़ा लेगा। और एफिशिएंसी कब बढ़ेगी, जब वो उस चीज में स्पेशलाइजेशन ले लेगा। स्पेशलाइजेशन कब लेगा, जब वो मन से काम करेगा, और मन से कब काम करेगा, जब उसके पैसे अच्छे मिलेंगे, राइट। तो ये क्या है कि पूरा फ्लो है, फ्लो डायग्राम है फॉर दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल और द एम्प्लॉयज, राइट। अब यहाँ पे एक देखो, ये यही सेम चीज है, फ्रूट पिकिंग फार्म, मतलब जितने ज्यादा आप पैक करोगे, जितने ज्यादा आप हार्वेस्ट करोगे, उतने ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। तो इससे वजह से क्या करते हैं लोग, फास्टर काम करते हैं और इंक्रीज देयर यील्ड, राइट। Then there is a functional foremanship. Functional foremanship involve dividing supervisory role into specialized function. मतलब there should be a functional foremanship. Functional foremanship जैसा आपका काम है उसके हिसाब से आपको roles and responsibilities दे दी जाए, right?
मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉरमैन स्पेशलाइज इन स्पेसिफिक एस्पेक्ट लाइक प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल और ट्रेनिंग एंड इंश्योरिंग फोकस ऑन सुपरविजन एंड एक्सपर्टीज इन ईच एरिया। मतलब जो जिसका काम है, जो जिसको फंक्शन कर रहा है, देयर शुड बी एन स्पेशलाइजेशन, और इसी कोई काम को क्या करना है, उसको स्पेसिफिक एस्पेक्ट से उनसे काम लेना है, उनको ही प्लानिंग करने देना है। ये नहीं कि मैं इस चीज में एक्सपर्ट हूँ, राइट, और मेरी जगह उस चीज में, उस फील्ड में कोई और डिसीजन ले रहा, नहीं, क्योंकि वो डिसीजन अच्छे से ले नहीं पाएगा, बिकॉज उसे नहीं पता है। बिकॉज आई हैव दिस स्पेशलाइजेशन, लाइक आई हैव दिस स्पेशलाइजेशन इन टीचिंग, राइट। तो अगर कोई भी बंदा आता है तीसरा उठ के, लाइक यू कैन हैव योर एग्जाम्पल कि भाई आप कह रहे हो नहीं मुझे भी स्पेशलाइजेशन है, इवन दो आई एम वर्किंग फॉर लास्ट 5 years, अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास में स्पेशलाइजेशन हो सकती है, लेकिन अभी नहीं, राइट। तो ये चीज है, तो देयर शुड बी अ फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो ये आपके 5 प्रिंसिपल्स हैं। किसके 5 प्रिंसिपल्स हैं? ये आपके टेलर के 5 प्रिंसिपल्स हैं, अच्छे से याद कर लेना है। साइंस नॉट ऑफ थंब रूल, बिकॉज जो क्वेश्चन हो सकता है ऐसा कह सकते हैं कि इनमें से कौन सा फेयोल का प्रिंसिपल है। आपके लिए 4 उसमें से टेलर के 3 उसमें से टेलर के दे दिया जाए, 1 फेयोल का, और आपसे पूछ लिया जाए कि फेयोल का प्रिंसिपल कौन है, तो उसके लिए आपको प्रिंसिपल बहुत जरूरी याद रखने जरूरी, ठीक है। देन साइंस नॉट थंब रूल मींस आपको क्या करना है, ट्रेडिशनल वे नहीं फॉलो करना, आपको साइंटिफिक मेथड्स यूज करने हैं, जो भी इनोवेटिव मेथड्स हैं उनको फॉलो करना है फॉर योर परफॉर्मिंग द टास्क, right. Taylor emphasized on the use of scientific methods to determine the most efficient way of performing the task rather than relying on traditional and arbitrary rule of thumb। मतलब नहीं हमने तो यही करना, अडिग रहना नहीं, चाहे हमें लॉस हो जाए, नहीं, उन्होंने ये कहा था कि आपको साइंटिफिक मेथड्स फॉलो करने हैं, बिकॉज वो ज्यादा क्या होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, और दे इनहांस द प्रोडक्टिविटी, राइट। दूसरा आपके पास में क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कार्डेड नॉट डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड मींस क्या होता है कि लोगों में आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी एन कॉपरेशन एंड म्यूचुअल ट्रस्ट टू अचीव। अगर आपके पास म्यूचुअल ट्रस्ट होगा, कॉपरेशन होगा, देन ओनली यू कैन अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो आपके बीच में क्या होगी, मतभेद ना हो, देयर शुड बी अ यूनिटी। अब यहाँ पे एक है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अब ये चीज किससे मिल रहा है, ये चीज फ्योल के प्रिंसिपल से मिल रहा है। कौन सा, जिसमें ये बात की थी कि सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उससे मिल रहा है। यहाँ भी है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसकी बात यही हो रही है कि उन्होंने ये कहा था कि देयर शुड बी अ कोलैबोरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, कि जो वर्कर क्या होना चाहिए, emphasize on the teamwork and collective efforts to achieve the optimal results। मीन्स क्या है कि मुझे ये नहीं करना मैं ही इस काम करूं, नहीं, देयर शुड बी एन कॉपरेशन, मतलब कॉपरेशन मैं अकेला ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करूं, नहीं, मेरे अकेले से नहीं चलेगा। उसमें क्या होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास। इसमें सबका साथ सबका हाथ फॉर अचीवमेंट ऑफ पर्टिकुलर गोल और द ऑप्टिमल रिजल्ट बेस्ट रिजल्ट दैट वी कैन गिव। तो क्या है कि जब कॉपरेटिविज्म होगा तभी आप ऑप्टिमल रिजल्ट्स दे सकते हैं, इंडिविजुअलिज्म से कभी नहीं दे पाओगे, राइट। तो टेलर ने क्या कहा था कि भाई एम्फसाइज किया है लोगों को टू कोऑपरेट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर फॉर एम्फसाइजिंग द इंपॉर्टेंट ऑफ टीम वर्क, की मतलब टीम वर्क कितना जरूरी है और क्यों जरूरी है, बिकॉज जहां टीम वर्क होगा वहीं बेस्ट रिजल्ट होगा, वहीं ऑप्टिमल रिजल्ट मिलेगा आपको। फिर बात आती है डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन टू देयर ग्रेटर एफिशिएंसी, मींस मतलब उसको ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए, रिसोर्सेज और इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाए, सो दैट ही और शी कैन गिव हिज बेस्ट he or she can give best result और as per their skills, as per their हुनर, जो उनके पास में एबिलिटी है उसके हिसाब से अपना बेस्ट दे सके। वो बेस्ट तब देंगे जब देयर माइट बी अ इंसेंटिव, देयर माइट बी अ ट्रेनिंग फॉर देम, देयर माइट बी अ स्किलिंग प्रोग्राम जो उनकी स्किल्स को अच्छे से क्या कर सके, नर्चर कर सके। जहां नर्चर होगी फिर रिवॉर्ड्स मिलेंगे, इंसेंटिव्स होंगे, तो वो लोग अच्छे से काम करेंगे। दैट्स व्हाई देयर शुड बी अ डेवलपमेंट ऑफ ईच पर्सन, मतलब हर एक व्यक्ति का डेवलपमेंट होना चाहिए। बेटा यहाँ पे डेवलपमेंट बात हुई है, डेवलपमेंट में फिर से इस चीज को मैं दोहरा दे रहा हूँ, यहाँ डेवलपमेंट की बात हुई है, ना कि ग्रोथ की।
ठीक है। जो डेवलपमेंट हो जाता है ये क्या हो जाता है बेटा, कंप्रिहेंसिव ये कंसेप्ट हो जाता है, काफी बड़ा हो जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, मतलब ब्रॉड हो जाता है ये, राइट। और ग्रोथ एक बेसिकली एक छोटा सा क्या है कंसेप्ट है, जिसमें आप क्या करते हो, ओनली किसी भी पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल एस्पेक्ट से उसकी चीज को देखते हैं कि कितनी चीज उसमें ग्रोथ हुई है, मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर शुड बी अ मैक्सिमम आउटपुट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। ये आपका पांचवा प्रिंसिपल है, मैक्सिमम आउटपुट इन द शॉर्टेस्ट टाइम। टेलर emphasizes to maximize the productivity by identifying and eliminating inefficiencies in a work process, and he focused on reducing unnecessary movements। मतलब बहुत सारी उन्होंने स्टडी की थी, जो उसमें टेक्निक्स उन्होंने बताई थी कि देयर शुड बी अ टेक्निक्स टू फॉलो द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो उन साइंटिफिक मैनेजमेंट में लाइक फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी। टाइम स्टडी में क्या है, कितने समय में काम कर रहा है। मोशन स्टडी में भी यही था कि किस वे में काम कर रहा है, किस तरीके में काम कर रहा है, कौन कौन से ऐसे वक्त है, ऐसे उनके जो एक्ट है जो क्या है कि वेस्ट है, मतलब उनमें क्या है कि दे आर द अननेसेसरी मूवमेंट्स। तो उन चीजों को क्या रिड्यूस कर दिया जाए, सो दैट दे कैन गिव देयर मैक्सिमम आउटपुट इन द शॉर्टेस्ट टाइम, राइट। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसा मैंने आपको कहा था, हर एक चैप्टर में आपके लिए एंड में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ये हमारा हर एक चैप्टर में, हर एक यूनिट में यही वादा है और यही वादा आपसे रहेगा, राइट। कल हम कुछ नया और लेके आएंगे, ऐसे ही हमारे क्वेश्चंस और ऐसे ही हमारे चैप्टर्स हंसी खुशी हो जाएंगे। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नहीं आता है फिर भी मुस्कुराइए। क्यों मुस्कुराइए? क्योंकि आपको अभी भी नहीं आ रहा है, मीन्स आप अच्छे से ध्यान से सुन नहीं रहे हो, आप गधे हो, ठीक है। अपने आप को गधे ना बनाओ, अपने आप को क्या बनाओ, एक इंसान बनाओ, और साउंड इंसान बनाओ। क्या बनाओ? साउंड इंसान। लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट्स सी हमने कितना लर्न किया है, राइट। कितना हमने लर्न किया है, हम उसको देख लेते हैं कि जो हमारे समझ में कितनी चीजें आई हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है, Which of the following principle is not proposed by Henry Fayol? ये कौन सा प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने नहीं दिया है? आपके इसमें ऑप्शंस हैं, देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो बेटा, डिवीजन ऑफ लेबर भी दिया है, यूनिटी ऑफ कमांड भी दिया है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन भी दिया है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट नहीं दिया। ये किसने दिया है बेटा? टेलर ने। किसने दिया है? टेलर ने। ओके। फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एम्फेसाइजेस। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन किस चीज पे एम्फेसाइज करती है? हार्मनी एंड यूनिटी अमंग द वर्कर, सिंगल डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, इंश्योरिंग फेयर रेम्यूनरेशन। फेयर रेम्यूनरेशन पे तो इक्विटी का हो जाएगा। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स, हाँ ये भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी ये नहीं होगा, ये हार्मनी वाला हो जाएगा। बाकी हार्मनी एंड यूनिटी अमंग द इंडिविजुअल या सिंगल डायरेक्शन, क्योंकि डायरेक्शन की बात हो रही है। डायरेक्शन में कहा था क्या था कि उसमें ये डायरेक्शन में ये कहा गया था कि जो एक इंडिविजुअल्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, उनको कहाँ पे काम करना है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, सो दे हैव टू बी इन अ पर्टिकुलर वन डायरेक्शन। मतलब उनको ये नहीं कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं या सोशल ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट करने हैं, इंडिविजुअल को प्रेफरेंस देना नहीं। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में यही कही गई थी, यही फोकस किया गया था फ्योल के द्वारा कि जो भी एम्प्लॉयज हैं और उनको एक ही डायरेक्शन में जाना है टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो इसका आंसर आपका क्या रहने वाला है? अ सिंगल डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एफर्ट्स, बी आंसर। देन अकॉर्डिंग टू फ्योल द प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, क्या है बेटा? स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या आता है कि यूं और यूं, मतलब इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होगा, इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होगा। तो क्लियर कम्युनिकेशन चैनल नहीं भाई। हिरार्की स्ट्रक्चर, यस, हिरार्किकल स्ट्रक्चर ये होगा। इफेक्टिव डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं, यहाँ पे डेलीगेशन कोई बढ़ती थोड़ी ना, अथॉरिटी को डेलीगेट थोड़ी ना किया जाता। यूनिटी ऑफ कमांड नहीं, तो आंसर हिरार्किकल।
The principle of spirit the corps. Spirit the corps means unity and team spirits among the employees. This ये वाली चीज है. Division of labor and specialization नहीं. Fairness of remuneration नहीं. Principles of equity बिल्कुल नहीं. Taylor principle of scientific management focuses on primarily on employee satisfaction and motivation, efficient use of resources, human relation या standardized work method for productivity. तो बेसिकली ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? स्टैंडर्डाइजिंग वर्क मेथड्स फॉर प्रोडक्टिविटी. उसका प्राइमरीली फोकस क्या था? टेलर का यही प्राइमरी फोकस था. वी हैव टू फॉलो और वी हैव टू अडेप्ट द साइंटिफिक मेथड्स एंड टेक्निक्स फॉर एनहांसमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी इन द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. बाकी आती है आगे बात. Which of the following is not a component of Taylor scientific management? अब टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट में कौन से कंपोनेंट नहीं है? देखो बेटा कौन सा नहीं है. ये तो टेलर का है, ये भी टेलर का है. डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जिसमें उसने कहा था कि भाई जो काम अकॉर्डिंग टू द पीस रेट लोग काम करने की मेथड होना चाहिए कि मतलब जैसे जैसे वो पीस बनाए उस हिसाब से उनका पैसा मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा. तो उससे क्या है कि जितनी जल्दी वो काम करेगा उतना ज्यादा वो पैसा कमाएगा. जिसमें एक एग्जांपल था फ्रूट पैकिंग वाला, राइट. तो इसमें बात कही थी उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट में. फंक्शनल फॉर्मेटिंग पर बात कही थी, लेकिन यूनिटी ऑफ कमांड किसका है? फ्यूल का है. तो इसका आंसर यही रहने वाला. ये फ्यूल का है. किसका है? ये फ्यूल का है. और बाकी सब किसके हैं? टेलर के हैं. द प्रिंसिपल ऑफ फेयर डेज वर्क इन टेलर थियरी इज एम्प्लाइज the principle of fair days work in Taylor's theory. Fair day of Taylor's theory क्या है? Ensuring equal pays to the employee. Equal pays नहीं. Provide of adequate rest of breaks to the workers नहीं. Employees should receive fair wages for the work they do. Employees should receive fair wages for the work they do. या workers should have given sufficient training नहीं. तो आंसर इसका क्या है? सी. आंसर इसका क्या है? सी. आगे बढ़ते हैं. ये आप करो, ये आपके लिए है, राइट. यहां पे आप इसको पोज कर लेना. इसके लिए मैं आपको आंसर की दिखा भी रहा हूं सो दैट आप कंफर्म कर लो कि जो आपने आंसर दिए इन क्वेश्चंस के वो सही दिए हैं. आप इसको पोज कर लो और इसको देख लो और आंसर देने की कोशिश करो. 7, 8, 9 क्वेश्चन है. कोशिश करो इनको देने की और फिर मैच करो कि आपके आंसर बिल्कुल मैच कर रहे हैं क्या इससे, राइट. दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर द टूडेज टॉपिक. होप कि आपको मजा आया होगा. तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए. हम अगला चैप्टर लेके आएंगे मैनेजमेंट का, बिजनेस मैनेजमेंट का, और जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाला है. सो बी अपडेटेड, कीप विद अस, कीप इन टच विद अस. और अगर आप नए हो बच्चे, आप you can subscribe the channel. Apart from that, if you are interested for admission, taking an admission or preparing for AMU entrance examination for BCom particularly, right, you can join the channel or you can ask your query on the given WhatsApp number, right. और अगर आप लेते हैं तो you can have additional offer for, like you can have additional offer of Ramzan from my side. That's it's from my side, and you can apply the code for that particular offer. उस अप्लाई करने के लिए आप मेरा नाम लीजिएगा नदीम. अगर इंक्वायरी लेनी है तो आपको वो ऑफर कोड मिल जाएगा. दैट्स सिंपल. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज. क्या है कि ऑफर कोड एप्लीकेबल है. ऑफर कोड एप्लीकेबल क्या है? ये आपके पास में है, राइट. टेक इट. नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच. गुड टू सी यू. बाय बाय टुमारो. गुड टू सी यू टुमारो. बाय बाय.